वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस एजुकेशन एंड लर्निंग। और इस वीडियो के अंदर हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट जो स्टेप्स हैं उनमें इसका शुमार होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें बनाई जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली बैलेंस शीट जो है, ये दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें बनाई जाती हैं। फाइनल अकाउंट का जो टॉपिक है, ये अगर सिलेबस के हवाले से बात की जाए तो आई कॉम 1, बी कॉम, BBA सभी लेवल्स के ऊपर, इवन M.Com MBA के अंदर भी इसका क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट्स का जो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो 2008 के पेपर का है, जो कि F22 यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से लिया गया इनके पेपर से। और इसके अंदर हम इस वीडियो में इस पेपर में पूछा जाने वाला फाइनल अकाउंट का एक्सटेंसिव क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अगर कोई MCQ है तो वो देखा जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, एक चीज़ आपको ज़रूर अपने माइंड में रखनी होगी, और वो है जी फेवरेबल बैलेंसेस। अबाउट 5 डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट वन, एसेट्स। सेकंड वन इज़ एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज़ कैपिटल। फोर्थ वन इज़ लाइबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज़ रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, और बाकी तीनों चीज़ों के जो बैलेंसेस हैं वो लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ या इनकम, इन तीन चीज़ों के बैलेंसेस हमेशा याद रखें कि फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे। ये बताना या इसका नॉलेज रखना ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सामने हर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ये आप देखें कि ओपनिंग स्टॉक एसेट है आपका, फेवरेबल बैलेंस है ये डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस, गुडविल डेबिट बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस, ये सारे के सारे अगर आप गौर करें तो ये डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे आपके लिए एसेट्स हैं। जिस वक्त आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का नॉलेज होता है तो आपके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बड़ा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यूज़ को हम देखें तो रेवेन्यूज़ का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखें परचेजेस एंड सेल्स, तो परचेजेस, जिस वक्त आप कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसके नतीजे में आपका एसेट हमेशा इंक्रीज़ होता है, तो एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे जैसे परचेजेस एंड सेल्स दिया गया है, तो जिस वक्त आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का मालूम होगा तो आप इजीली इसमें से देख सकते हैं कि हमारे लिए सेल्स क्या है और हमारे लिए परचेज क्या है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट है जबकि बिल्स पेएबल आपके लिए लाइबिलिटी है। तो एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, यही वजह है कि 2500 आपके लिए एसेट कंसिडर किया जाएगा, वेयर एज 8000 विल बी लाइबिलिटी फॉर यू। फिर इसी तरह अगर लोन को देखा जाए तो लोन टू सलीम एंड कंपनी एट 12% पर एनम, अगर ये डेबिट के अंदर लिखा गया है तो इट मीन्स कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है एक तरह से और आपका एसेट है ये। लेकिन अगर ये क्रेडिट में लिखा गया होता तो इसका मतलब है कि आपने लोन लिया हुआ है और वो आपके लिए लाइबिलिटी होता। इसी तरह सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है इन नियर फ्यूचर, और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपने अमाउंट पे करनी है इन नियर फ्यूचर। सो इसमें जिनसे आपने अमाउंट लेनी है सन्ड्री डेटर्स, ये आपके लिए एसेट है, तो ये डेबिट बैलेंस 20,000 सन्ड्री डेटर्स का है, वेयर एज 30,000 इज रिलेटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। Similarly, returns. Returns mean purchases return,
or return inward or return outward. Purchases return is return outward and sales return is return inward. सो अगर परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा, और इसी तरह सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा। तो ये नॉलेज रखने के बाद अगर नहीं भी अभी आपको प्रैक्टिस, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा आपको। इसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 4 एडजस्टमेंट्स हैं। तो अब हम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं जी, कि सबसे पहले उन्होंने कहा जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट को समझने या इसको सॉल्व करने के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट आपको फेवरेबल बैलेंसेस का आइडिया होना चाहिए, और नंबर 2 इस पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट 6 चीज़ें यूज़ होंगी, 6 थिंग्स। नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर 2 डायरेक्ट रेवेन्यूज़, नंबर 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर 4 इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़, नंबर 5 एसेट्स एंड नंबर 6 लाइबिलिटीज़। तो 6 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं? वो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए आप इनको पे करते हैं। ट्रेडिंग क्या है जी? ट्रेडिंग आपने बनी बनाई चीज़ें आपने एक जगह से उठाई और उन चीज़ों को आगे आपने मार्केट के अंदर बेचा। तो यानी कि आप डायरेक्टली कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बल्कि एक बनी बनाई चीज़ को आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे आपने सेल कर दिया। तो उसके ऊपर उठने वाले आपके जितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, और फ्यूल्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं सारे। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ मज़ीद भी आगे पता लगता जाएगा। ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसके अलावा आपका कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो इसके अलावा जो आपका डायरेक्ट रेवेन्यू है, सिंपल इज़ दैट आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका डायरेक्ट रेवेन्यू साइड के ऊपर आएगा, यानी क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ पे भी आपको फेवरेबल बैलेंसेस बहुत सपोर्ट करेंगे। रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि एक्सपेंसेस का बैलेंस और एसेट्स का बैलेंस हमेशा फेवरेबल डेबिट होता है। तो इसी तरह जिस वक्त आपने वो चीज़ अपने प्रेमिसेस के अंदर आपके आ गई, उसके बाद आपने उस प्रेमिसेस के कोई एक्सपेंस पे किए हैं या उसको फर्दर सेल करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड पे। जबकि अगर अपने मेन बिजनेस से हटकर अगर आप कोई भी रेवेन्यू जो कि आप मेन बिजनेस के ज़रिए नहीं अर्न कर रहे, बल्कि आपने एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उसके ऊपर आपको मिल रहा है, कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कोई कमीशन आपको मिल रहा है, तो वो आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की तरफ। तो ये 2 चीज़ों के नॉलेज के बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमेशा एडजस्टमेंट से। डायरेक्टली कभी भी आप अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट मत करें। सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट्स को देख लेना है। एडजस्टमेंट्स में और ट्रायल बैलेंस के इन फिगर्स में एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं ये हमेशा वन टाइम ट्रीट किए जाएंगे, ओनली वन।
जबकि आपके जो एडजस्टमेंट्स के अंदर जो एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हैं ये दो जगह पे आपकी ट्रीट होंगी। तो ये आपने याद रखना है और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम एडजस्टमेंट से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर और टाइम पीरियड और अकाउंटिंग पीरियड आपका जो एंड के ऊपर जो स्टॉक बच गया है वो कितना है 21,000। क्लोजिंग स्टॉक, अब चूंकि मैंने पहले बताया कि एडजस्टमेंट्स दो जगह पे आएंगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है उसकी दो जगह वो कौन सी है। एक तो ये सिंपल क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो चीज़ आपके पास बच जाएगी वो आपके लिए एसेट है। तो एक तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा 21,000, और दूसरा ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर, ये यहाँ से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर आपने ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग देनी है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये कंपनी थी ज़फ़र एंड कंपनी। सेकंड लाइन में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कौन सी डेट पे एंड हो रहा है जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2005। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला, ये आपका ट्रेडिंग का है। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही फॉर्मेट होता है जिसमें ये दोनों बनते हैं। तो स्टार्ट हमेशा हम करते हैं ट्रेडिंग से। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो जगह पे ट्रीट किया जाएगा, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर जैसा कि ये आप देख रहे हैं, और एक ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये एसेट साइड पे आप प्लेस कर देंगे, जैसा कि ये यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया गया। तो दो जगह पे ये ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है जी डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड बिल्डिंग बाय 5%। डेप्रिसिएशन इज सिंपली वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट। आपकी मशीनरी जो है वो 10% उसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू 5% रिड्यूस हो चुकी है। अब ये एक तो सिंपल बात है कि ये मशीनरी और बिल्डिंग आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली ये एसेट हैं आपके, ये आपके असासा जाते हैं। अब एक ट्रीटमेंट तो समझ आ गई कि इनको हम किस जगह पे प्लेस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें कि प्लांट एंड मशीनरी है 27,500, वेयर एज लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 25,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% है, जबकि मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। अब ये चूंकि इतनी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है इन चीज़ों की, तो सबसे पहले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं ये हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। डेप्रिसिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये 27,500 इसकी वर्थ थी, इसकी बुक वैल्यू 27,500 थी। 10% ये रिड्यूस हो चुकी है, तो ये इसकी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 2750। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो उसकी वैल्यू 2750 कम हो चुकी है आउट ऑफ 27,500। तो एसेट में जिस वक्त हम इसको लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी को, तो इसमें से ये इसकी जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये माइनस करके ये आ गई 24,750। उसके बाद जो दूसरी इसकी डेप्रिसिएशन थी वो थी 5% बिल्डिंग के ऊपर, जबकि बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 25,000। तो 25,000 की जो 5% है वो बन जाएगा 1250। और सेम एज वी डिड बिफोर, जो आपकी बिल्डिंग है 25,000 से 1250 माइनस करके हम जो बुक वैल्यू है वो उसकी लिखेंगे 23,750, और ये इसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से मतलब ये होता है कि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से तमाम डेप्रिसिएशन जो आज तक हो चुकी है, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने के बाद ये वैल्यू उसकी बाकी बची। तो ये यहाँ पे हम इसको ज़रा हाईलाइट भी करते जाते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स को, एक तो हम इन दो एडजस्टमेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं, तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम ट्रीट कर चुके हैं और प्लांट एंड मशीनरी को भी हम ट्रीट कर चुके हैं।
अब आते हैं जी हम थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ, और वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ ₹500। अच्छा, सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये आप पे ड्यू हो चुका है पे करना, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप वेजेस देखें तो ये लिखी हुई है 12,500, विच मीन्स कि आप 12,500 रुपीज़ वेजेस में पे कर चुके हैं। वेजेस क्या हैं जी। वेजेस सिंपली ये आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, बल्कि आप जिस वक्त कोई भी सामान ट्रेडिंग की घर से आप लेके आते हैं तो कुछ टेम्पोरेरी आपके जो वर्कर्स होते हैं जो कि लोडिंग अनलोडिंग वगैरह में आपकी हेल्प करते हैं, उनको आप ये पैसे पे करते हैं। और ये है 12,500, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में हमेशा आएगा। तो अगर वेजेस आपने 12,500 दी हैं तो आउटस्टैंडिंग 1,000 का मतलब ये है कि ये 1,000 भी आपने देना है, लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर वेजेस 12,500 लिखेंगे हम, और उसमें ये ऐड कर देंगे 1,000, यानी कि टोटल वेजेस आपकी हैं 13,500। और इसकी दूसरी ट्रीटमेंट ये होगी कि ये आप अब खुद आइडिया लगाएं, इसका अंदाज़ा करें कि ये आपके लिए एसेट है ये 1,000 या लाइबिलिटी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है इस 1,000 को पे करना। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट इसकी ये है कि ये लाइबिलिटी की साइड के ऊपर ये वेजेस आउटस्टैंडिंग आपकी 1,000 आ जाएंगी। तो अभी हम इसकी थर्ड एडजस्टमेंट भी ट्रीट कर चुके हैं, इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, और यहाँ पे इसको भी हम ट्रीट कर चुके हैं। और इसका बल्कि एक पार्ट अभी पेंडिंग है, और वो कहा गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है। प्रीपेड वो अमाउंट होती है जो कि आपने एडवांस में पे कर दी होती है, वो एक्सपेंस अभी आपका पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने मोबाइल के अंदर जो बैलेंस डालते हैं दो तरह के होते हैं, एक पोस्ट पेड आपका कनेक्शन होता है, जबकि दूसरा प्रीपेड। पोस्ट पेड का मतलब ये है कि आप वो सर्विसेज अवेल कर चुके हैं और उसके बाद आप उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे हैं वो पे करेंगे। जबकि प्रीपेड का मतलब ये है कि आपने अभी तक उस चीज़ को कंज्यूम नहीं किया और वो आपने एडवांस में पे कर दिया। तो ये याद रखें कि ये हमेशा एक तो जो भी वो हेड है उसमें से माइनस होगा, और दूसरा ये आपकी एसेट साइड के ऊपर जाएगा, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है आउटस्टैंडिंग के। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपका जो साल जहाँ पे एंड हुआ है, आपने 500 रुपीज़ अगले साल के भी पे किए हुए हैं। तो ये आप चूँकि हम अकाउंट्स के अंदर हम उसी साल का डाटा हम लेते हैं अंडर कंसिडरेशन, जिस साल का अकाउंट हम बना रहे होते हैं, तो विच मीन्स के इंश्योरेंस जो 1750 हमने पे की है, इसमें 500 रुपीज़ उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, हमने एडवांस में वो पे कर दिया। तो वो जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता वो हमारे लिए एसेट है। तो एक तो इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, और 1750, और इसमें से हमने ये 500 माइनस कर दिया। एक तो ट्रीटमेंट ये हो गई इसकी, और दूसरे नंबर पे ये 500 आपका एसेट है, और ये एसेट जो है ये आपका इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आ गया आपका 500। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं जी अगली एडजस्टमेंट जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम देखते हैं। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स वो पैसा है जो आपको नहीं मिलना, यानी आप का ये जो डेट है ये आपने बैड डिक्लेयर कर दिया है, और ये आपका एक तो ये एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा। लेकिन इसको नोट करते वक्त एक फार्मूला आप याद रखें हमेशा। ये सबसे आई थिंक फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मिस्टेक स्टूडेंट्स की होती है तो वो इस जगह पे आके होती है।
ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, आप इसका एक फार्मूला जो है वो आप ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसको नोट कर लें। फार्मूला है जी, बैड डेट्स ऐड राइट ऑफ ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। इसमें से जो बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन है ये आपको मिलेंगी ट्रायल बैलेंस में से। अगर हैं तो लिख देनी है आपने, अगर नहीं तो छोड़ देना है। और जबकि ये जो दो चीज़ें हैं आपके लिए, राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन, ये आपको एडजस्टमेंट्स में से मिलेंगी। तो फार्मूला मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, जिसमें से ओल्ड प्रोविजन और बैड डेट्स ये दोनों आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे, जबकि राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में से मिलेंगे। और इसको अब हम देखते हैं जी कि क्या क्या हमारे पास बैठा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हैं हमारे पास 750। तो 750 को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद ऐड राइट ऑफ। राइट ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर होंगे तो एडजस्टमेंट में होंगे आपके, तो एडजस्टमेंट में आप देख लें कि राइट ऑफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ज़ीरो लिख दें। उसके बाद आ जाएगी जी न्यू प्रोविजन एज वेल। न्यू प्रोविजन इज़ अवेलेबल इन एडजस्टमेंट एंड दैट इज़ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। तो 5% ऑन डेटर्स, तो सबसे पहले तो हम डेटर्स देख लेते हैं कि डेटर्स हमारे पास कितने हैं। तो ये एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था सन्डी डेटर्स के बारे में। ये सन्डी डेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने आपको अमाउंट पे करनी है और आपके लिए ये लोग एसेट्स हैं। तो 20,000 एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो 20,000 आपके सन्डी डेटर्स हैं। तो सन्ड्री डेटर्स जो हैं इसका 5% आपने लेना है। तो 20,000 का 5% आपके पास आ जाएगा 1,000, तो ये आ गई आपके पास न्यू प्रोविजन। अब आ जाए जी ओल्ड प्रोविजन। अगर ये हुई तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मिलेगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप देखें तो कोई न्यू प्रोविजन रिजर्व फॉर बैड डेट कहीं भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि ओल्ड प्रोविजन नहीं है। तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे और फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे। 750 प्लस 1,000, तो ये 1750 आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब आ जाए जी दूसरी बात पे कि इस एडजस्टमेंट की दूसरी ट्रीटमेंट क्या है। तो दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि आपने ये जो राइट ऑफ है और ये जो न्यू प्रोविजन है ये आपने माइनस कर देनी है आउट ऑफ सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स लेस राइट ऑफ लेस न्यू प्रोविजन। राइट ऑफ आपके पास 0 है और न्यू प्रोविजन है 1,000। तो सन्डी डेटर्स आपके लिए एसेट हैं, तो ये सन्डी डेटर्स लेस राइट ऑफ लेस न्यू प्रोविजन, 20,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी 19,000। तो ये आपकी पूरी हो गई जी जितनी भी थी आपकी एडजस्टमेंट्स क्लियर करने के बाद अब आ जाएं आप अपने रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जी ओपनिंग स्टॉक से। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस के जितने फिगर्स हैं ये ओनली वन टाइम अपीयर होंगे, ये डबल ट्रीटमेंट इनकी नहीं होगी। तो ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया 30,000। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आता है, तो ये 30,000 जो है ये आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ गया। उसके बाद आप आ जाए जी लैंड एंड बिल्डिंग ट्रीट हो चुकी है। गुडविल आपका इनटेंजिबल एसेट है। ये आपकी अगर उर्दू में आपको बताऊं तो ये साख है, आपका जो नाम है बिज़नेस का उसकी वैल्यू 20,000 रुपये है और ये आपका एसेट है। तो गुडविल डायरेक्टली आपके एसेट में आ जाएगा। उसके बाद आप चलें जी आगे, ड्राइंग्स एंड कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स जो हैं वो बिज़नेस का जो ऑनर है वो अपने अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से कैश या कोई गुड्स वगैरह अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो उसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है। तो ये वजह है कि कैपिटल का बढ़ना यानी उसका फेवरेबल होना वो क्रेडिट है, जबकि उसका कम होना डेबिट है। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होंगी
और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। तो लिखेंगे हम ये लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के ऊपर हम इसको ट्रीट करते हैं और ये कैपिटल आ गया 60,000 लेस ड्राइंग्स। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते क्योंकि प्रॉफिट की शक्ल में प्रॉफिट इसमें ऐड होगा और लॉस की शक्ल में लॉस इसमें से लेस हो जाएगा, तब हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद ये ट्रीट करने के बाद हम आगे चलते हैं जी। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल इज़ योर एसेट एंड बिल्स पेएबल इज़ योर लाइबिलिटी। फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट इज़ डेबिट एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी इज़ क्रेडिट। सो बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट हैं 2500 और बिल्स पेएबल आपकी लाइबिलिटी है 8000। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हम इनको लिख देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर ये आगे बिल रिसीवेबल और ये आपके आगे बिल्स पेएबल। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है जबकि सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो परचेजेस आपके ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आएगा जबकि सेल्स आपके ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। तो परचेजेस आपने 45,000 ये लिख दिया और सेल्स आपने 1,25,000 ये लिख दिया। लेकिन हमने इसकी फाइनल अमाउंट अभी इस वजह से नहीं लिखी कि इसकी रिटर्न्स हैं, यानी कि आपने कुछ चीज़ें परचेज की, यू परचेज डिफरेंट गुड्स फॉर 45,000 एंड आउट ऑफ दीज 45,000 यू रिटर्न गुड्स ऑफ 1,500। सो इसको माइनस करके आपने नेट परचेजेस लिखनी है। तो रिटर्न्स को आपने बीच में से माइनस कर दिया 1,500 और जो आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी परचेज की वो 43,500। सिमिलरली आपकी जो रिटर्न्स हैं सेल की वो हैं 1250। तो आपने सेल 125,000 में से ये 1250 माइनस कर देना है और फाइनल अमाउंट आपने लिखनी है। तो ये दो चीज़ें भी हमारी क्लियर होगी, परचेज एंड सेल्स और रिटर्न्स। ये हमने रिटर्न्स माइनस कर दी 1250 आउट ऑफ 1,25,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस और योर नेट सेल्स इज 123,750। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि यू परचेज्ड डिफरेंट गुड्स फॉर रीसेल पर्पसेस and you paid carriage to carry those goods into your premises. So carriage inward is your direct expense। और इसमें एक ध्यान रखें आप, अगर सिर्फ कैरेज लिखा आ जाए, इनवर्ड या आउटवर्ड ना लिखा हो, तो आपने उसको डायरेक्ट कंसिडर करना है। और कैरेज इनवर्ड ये क्लियर है कि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेयर एज कैरेज आउटवर्ड इज़ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपने कैरेज इनवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आप आगे चलें जी। सैलरीज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 14,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा और ये आ गया जी 14,000 सैलरीज। आफ्टर दैट लोन टू सलीम एंड कंपनी एट 12% पर एनम। आपने सलीम एंड कंपनी को लोन दिया 1,500। आपको कैसे ये मालूम हुआ? ये हम सिंपली यहाँ से भी 2 से भी पता लग जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ गिवन इनटू डेबिट बैलेंस देन इट इज़ नॉट योर लाइबिलिटी, इट मीन्स यू इन्वेस्टेड 1,500 रुपीज़। सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो ये लोन आपका 1,500 आपका एसेट में चला जाएगा। तो 1,500 का ये जो लोन है वो आपका चला गया एसेट में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये लोन जो है ये 12% के ऊपर दिया हुआ। अब 12% जो है 1,500 का, ये बन जाएगा 180। आपने इस लोन का इंटरेस्ट भी आपने लेना है और वो इंटरेस्ट कितना है 180।
₹180 इंटरेस्ट। अगर तो यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट लिखा होता तो हमें उससे मालूम होता कि इस 180 में से कोई इंटरेस्ट आपने लिया है या नहीं लिया या कम लिया है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, विच मीन्स ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट है, ये आपको नियर फ्यूचर में मिलना है और ये आपके लिए एसेट है। और इसके साथ साथ आपने इस इंटरेस्ट को आपने इनडायरेक्ट रेवेन्यू के ऊपर भी लिखना है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ से शुरू होगा ट्रेडिंग से नीचे, इसकी डेबिट साइड आपके लिए रिजर्व है फॉर एक्सपेंसेस और इसकी जो क्रेडिट साइड है वो है रेवेन्यू के लिए, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, जो कि आपके मेजर बिजनेस एक्टिविटी से हट के आपके जो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं उसके ऊपर जो आपको अमाउंट मिलेगी वो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट अभी तक जो मिला नहीं है, अगर मिला होता तो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होता। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी ये भी एडजस्टमेंट है। तो ये 180 आपका एक तो इधर आ जाएगा और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी ये है कि ये आपके लिए यानी आपने लेना है तो ये आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा और ये आपका बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड के ऊपर आएगा। उसके बाद आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपने पैसा पे करना है और ये लाइबिलिटी हैं आपके लिए। तो ये सिंपली लाइबिलिटी साइड के ऊपर 30,000 आप प्लेस कर देंगे। लाइबिलिटी साइड के ऊपर 30,000 आपका बैलेंस शीट में ये चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड फर्नीचर। ये तमाम के तमाम आपके लिए ये आपके एसेट हैं। कैश एंड इन हैंड आपके पास जो कैश है, बैंक के अंदर जो कैश है और फर्नीचर, दीज थ्री आर एसेट्स फॉर यू, सो यू शुड प्लेस दीज थ्री इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये आपने यहाँ पे तीनों मेंशन कर दिए, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड फर्नीचर। अब जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें, अब रिमेनिंग कोई चीज़ आपके पास ऐसी नहीं रही जो आपने रिकॉर्ड करनी हो, तो अब आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका ट्रेडिंग के बाद आप इसका नोट करेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रेडिंग सबसे पहले देखते हैं तो रेवेन्यू साइड आपकी है जी 123,750 एंड प्लस 21,000, ये आपकी रेवेन्यू साइड है। और आपका जो एक्सपेंस साइड है वो ये डेबिट साइड है, 30,000, 43,500, 13,500 एंड 1,000। So it is clearly shown that your revenue side is larger than expenses side. So जो लार्जर साइड है उसका बैलेंस यहाँ पे नोट करें 144,750, 144,750 और इसमें से जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दें। 144,750 माइनस 30,000 माइनस 43,500 माइनस 13,500 एंड माइनस 1,000 और जो रिमेनिंग है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 56750। अब इस 56750 को आप ट्रांसफ़र करें इनडायरेक्ट रेवेन्यू साइड पे यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मतलब इसका सादा सा क्या हो गया कि जितना भी आपको आपकी मेजर बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आपको हासिल हुआ है उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास 56750 ये अमाउंट आपके पास बच गई और मज़ीद आपने 180 रुपये लेने हैं इन्वेस्टमेंट के, यानी टोटल आपके पास जो पैसा है इस वक्त वो 56930 है। इसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करें और आपके पास फाइनली जो अमाउंट बचेगी वो 35930 जो कि आपका नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में जाके ऐड कर दें। अगर यहाँ पे लॉस होता तो आपकी एक्सपेंस साइड बड़ी होती और रेवेन्यू साइड कम होती और लॉस इस जगह पे आता। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है और आप इसको ऐड कर देंगे 35930 को कैपिटल में और आप दोनों साइड्स आप इसकी कैलकुलेट करके देख लें लायबिलिटीज़ और एसेट्स और ये इनका बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर है
तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। अगर ये आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब इस पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स, उसमें एक तो ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट्स अपने लिख सकते हैं, और अगर समझना चाहते हैं तो वो आपको मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड्स द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें भी अगर आप देखें तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट्स से लिया गए हैं उनके बैलेंसेस। इट कन्फर्म्स द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है ये हमेशा इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये बराबर आनी चाहिए। तो ये कंफर्म करती है कि आपके जो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो दोनों ठीक लिखे गए। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर बैलेंस शीट। अभी आपने ये सारी चीज़ें ऊपर इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली भी देखी हैं कि ट्रायल बैलेंस को अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। और दूसरी चीज़ जो है ये आप देख लें कि ये आपको बैलेंस शीट से पहले ये बनाना होता है। तो ये दो चीज़ें तो बड़ी इसकी इजी और अंडरस्टूड नेचर की हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपकी ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट आपने बनाई ये फाइनल अकाउंट की स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोज आर रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट में आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रीट करते हैं जो कि आपको ट्रायल बैलेंस से मिलती हैं। इट एश्योर्स द इक्वलिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये भी अभी प्रैक्टिकली आपने देखा कि ये एश्योर करता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपस में बराबर होना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। Number 2 question is what are adjusting entries? Adjusting entries are made at the end of accounting period. It records any unrecognized revenue and expenses. Common types of adjusting entries are accruals, deferrals and estimates. Adjusting entries हमेशा at the end of the accounting period की जाती हैं, जबकि आपकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर वो जारी रहती हैं, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज हमेशा एंड के ऊपर की जाती हैं। और इनमें कोई भी ऐसे रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होने से रह गए होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज आपका थर्ड क्वेश्चन है। इट इज़ अ जर्नल एंट्री विच इज़ मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच शिफ्ट बैलेंसेस फ्रॉम टेम्पोरेरी अकाउंट टू परमानेंट अकाउंट। अब टेम्पोरेरी अकाउंट्स जो हैं वो ऐसे बैलेंसेस होते हैं जो कि किसी सिंगल पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि जस्ट एक मंथ की एंट्री तो वो आपकी टेम्पोरेरी एंट्री होगी, जबकि पूरे साल की एंट्री जो है वो आपकी परमानेंट अकाउंट की एंट्री होगी। तो ये जो जर्नल एंट्री है जिसको हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं ये भी हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करते हैं। और ये तमाम जो टेम्परेरी अकाउंट के बैलेंसेस हैं यानी जो शॉर्टर टाइम पीरियड के जो बैलेंसेस हैं उनको एक लार्जर फ्रेम के अंदर परमानेंट अकाउंट के अंदर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर, और जबकि एक MCQ था व्हेन आर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये याद रखें कि ये फाइनल अकाउंट्स हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2009 के पेपर का और उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू।